हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। हम कक्षा 9 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिया था, जिसमें हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। आज हम चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसी पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने यह प्रतिपादित किया था, यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं और इन्हें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तो अंत में एक ऐसी सीमा आ जाएगी कि उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसको महर्षि कणाद ने परमाणु का नाम दिया था। उस सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा था। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा कत्यायाम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और जो हम द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। अब महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व एक सूक्ष्मतम कण के बारे में पढ़ा था, जिसे उन्होंने परमाणु नाम दिया था, और इसके बारे में डिटेल में विस्तृत जानकारी हमें पकुदा कात्यायाम ने बताया था। इस दोनों वैज्ञानिकों ने इसके बारे में खोज की थी। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स एवं लियूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। उनको क्या नाम दिया था? परमाणु। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। वैज्ञानिक आंतवा एल लवाजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। वैज्ञानिक आंतवा एल लवाजिए, इस वैज्ञानिक ने दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए? लवाजिए एवं जोसेफ एल प्राउड्स। ये आपको याद रखना है, लवाजिए एंड जोसेफ एल प्राउड्स ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। क्या थे वो दो नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम पहला नियम पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? अब इसको हम क्रियाकलाप धारा समझेंगे। निम्न एक्स और वाई रसायनों का एक युगल लीजिए। एक्स में क्या है? कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम, बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम, लेड नाइट्रेट 2.7 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट में 1.43 ग्राम, सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम। अब एक्स व वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों को अलग अलग विलयन में 10 ml जल में तैयार कीजिए। इस तरह से देखो, एक चित्र में हमने लिया है, विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए। अब इस विलयन को एक इस तरह के फ्लास्क में लीजिए और एवं एक्स विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए, और एक्स विलयन को इसमें लीजिए और वाई को इसमें लीजिए। छोटी परख नली को विलयन युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाएं ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। अब इस तरह से हमें इसको लटका देना। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कॉर्क की भांति लगा दीजिए। अब ये कॉर्क लगा देनी है हमें इस तरह से, जिस तरह से ये चित्र में दिखाया गया है। अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तोल लीजिए। अब इसको हम तोल लेंगे। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिसमें से एक्स और वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब इस फ्लास्क को पुनः तोल लीजिए और शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिप्राय प्राप्त हुआ, क्या आप सोचते हैं? कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? यह फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? अब आप देखेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन हुआ और इसको नोट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार
किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा मतलब न तो उसे पैदा किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। ये तो हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। लावाज़िए एवं अन्य वैज्ञानिक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया तथा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1.8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमान का अनुपात सदैव 14.3 है और अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, तो उसका अनुपात में कोई अंतर नहीं होगा। तो इस नियम से हमें क्या पता चलता है? स्थिर अनुपात के नियम से हमें ये पता चलता है कि चाहे वस्तु कैसी भी हो, कितने भी मात्रा हो, उसका अनुपात सदैव समान रहता है। और पहले नियम में हमने ये पढ़ा था कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, न तो उसका विनाश किया जाता है और न ही उसे सृजन किया जाता है। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात के नियम भी कहते हैं। प्राउड्स ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में ही विद्यमान रहता है। अब ये जॉन डाल्टन वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु की खोज की थी और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। व्यतीत किया सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ये जॉन डाल्टन और इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था 1808 में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों ने द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। डाल्टन की परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम को युक्तिसंगत की व्याख्या दी थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं और डाल्टन ने इसको सिद्ध करने के लिए निम्न प्रकार से उसकी विवेचना की। आइए हम देखते हैं क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सभी जो भी द्रव्य होते हैं उसमें परमाणु से निर्मित होते हैं और वो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ये इसका पहली विवेचना है। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में न तो वो सृजित होते हो न ही विनाश होते हैं, जैसा कि हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पढ़ा था। न ही उसको सृजन किया जाता है, न ही उसका विनाश किया जाता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अब तत्वों का द्रव्यमान और उसका रासायनिक गुणधर्म सदैव समान रहता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न। अब दो भिन्न भिन्न तत्व होंगे तो उनके रासायनिक और द्रव्यमान भी उनका भिन्न भिन्न होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। अब परमाणु क्या होता है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार पर बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। इस विशाल इमारत को रचनात्मक इकाई कहते हैं। किसी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों को रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। अब परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं, तभी तो इसको कहा है कि अविभाज्य कण है। ये वह एक सूक्ष्मतम कण है जिसको हम विभाज्य नहीं कर सकते। ये किसी भी वस्तु
जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई के कागज़ की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। अब परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर से मापा जाता है। 10⁻⁹ इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। ये आपको याद रखना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु की कितने त्रिज्या होती है? 10⁻⁻10, जल अणु की 10⁻⁹, हीमोग्लोबिन की 10⁻⁸, रेत कण की 10⁻⁴, चींटी की 10⁻�3, सेब की 10⁻1। इस तरह से ही चार्ट में आप देख सकते हो। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम उसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम उसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते फिर भी वे हमारे यहाँ विद्यमान होते हैं। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के अवर्धित प्रतिबिंबों की दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। स्टूडेंट, हम आज के चैप्टर में इस वाले पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने परमाणु के बारे में पढ़ा और डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया और उसके बारे में क्या विवेचना की इसके बारे में हम पढ़ा। इसका आगे वाला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज़ करते रहिए और अगर आपको मेरा पढ़ाने का भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी दीजिए कि आपको मेरा पढ़ाने का कैसा लग रहा है, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे और क्या इम्प्रूव करना है वो भी पता चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।